हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के क्षितिज काव्य खंड से कविता कन्यादान के भावार्थ पर चर्चा करेंगे, जिसके कवि ऋतुराज हैं। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में राजस्थान के भरतपुर में हुआ था। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से अंग्रेजी में एमए की उपाधि ली तथा पूरे 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य के अध्यापन का कार्य किया, अर्थात अंग्रेजी साहित्य की शिक्षा देने का कार्य किया। सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद अंग्रेजी में अपना वर्चस्व बनाए रखते हुए हिंदी में भी उन्होंने कई रचनाएं की। इनकी रचनाएं दैनिक जीवन के अनुभवों पर आधारित हैं, जिसमें समाज की आंखों देखी विषमता, सामाजिक भेदभाव, सामाजिक शोषण, रूढ़िवादी परंपराएं एवं स्त्री जीवन के प्रति संवेदनशीलता का वर्णन किया गया है। कन्यादान। कन्यादान विवाह के समय होने वाले एक रस्म का नाम है, जहां कन्या के माता पिता या कन्या पक्ष के लोग अपनी कन्या का हाथ वर अर्थात दूल्हे के हाथ में सौंप देते हैं और इसके बाद विवाह संपन्न हो जाता है। कन्यादान का विच्छेद करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है कन्या का दान, जो सुनने में बड़ा ही अजीब सा लगता है, अटपटा सा लगता है। इस शब्द को सुनकर जहां हमारे मन में दुख की रेखा खिंच जाती है, वहीं हमारे मन मस्तिष्क में एक प्रश्न भी उभर कर आता है। शायद कवि ऋतुराज ने भी इस शीर्षक के माध्यम से समाज के सामने इस प्रश्न को उकेरने की कोशिश की है कि कन्या के साथ दान का शब्द कहाँ तक उचित है, क्योंकि हमारे समाज के प्रचलन के अनुसार दान वह शब्द है जिसमें किसी को दान स्वरूप कुछ दे देने के बाद उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं रह जाता। तो यह कन्या के साथ दान जैसे शब्द का प्रयोग कहाँ तक उचित है। जिस कन्या यानी बेटी को माँ जन्म देती है, फिर माता पिता उसे सुखों की छांव में पाल पोस कर बड़ा करते हैं, फिर उसका दान अर्थात उस पर हमारा कोई अधिकार ना रहना, संबंध विच्छेद हो जाना सर्वथा अनुचित सा प्रतीक तो होता ही है। उसके साथ ही साथ कहीं न कहीं ये स्त्रियों के लिए अपमानजनक भी लगता है। अब आइए आते हैं कविता पर। कविता अर्थ के आधार पर, भाव के आधार पर दो खंडों में दिखाई देती है। पहले खंड में कन्या को दान में देते समय माँ की दुख एवं चिंता है। दूसरे खंड में ससुराल भेजते समय माँ की सीख है। तो पहले खंड में माँ की चिंता एवं दुख का कारण है उसकी बेटी अभी सयानी नहीं है, भोली है, सरल है। माँ की छांव में उसने सिर्फ सुखों को जिया है और दुखों से अनजान है। कविता के दूसरे भाग में ससुराल भेजते समय माँ की सीख है, जिसमें परंपरागत आदर्शों से हटकर जीने की प्रेरणा है। कहीं ना कहीं माँ अपनी बेटी को सचेत करती है। परंपरागत आदर्श वह होते हैं जिनके अंतर्गत लड़कियों को यह सीख दी जाती है कि विवाह के बाद ससुराल ही आपका सब कुछ है। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, सुख हो, दुख हो, अत्याचार या शोषण से भी सामना करना पड़े, उसे अपना भाग्य समझकर सब कुछ सहना और हर हाल में ससुराल में ही रहना। सबको सहते हुए एक आदर्श बहू बनकर रूढ़िवादी समाज के बनाए हुए नियमों का पालन करना। इस कविता में माँ चाहती है कि अनुभवों के आधार पर उसने जो सहा है, उसने जो जिया है, वह ना तो उसकी बेटी को सहना पड़े और ना उसकी बेटी को जीना पड़े। यहाँ पर कवि ने महिलाओं के अधिकारों की बात की है और इसके साथ साथ उन्होंने महिलाओं को यह प्रेरणा दी है कि वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी करें। तो आइए आते हैं कविता की पंक्तियों पर। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। बेटी को विदा करते समय माँ बहुत दुखी होती है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं क्या उसका दुख सच्चा था? जी बिल्कुल। माँ ने बड़े जतन से बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया है। अपने सुख, अपने सपने सब कुछ बेटी को पालने पोसने में उसने न्यौछावर किया है, अपने संस्कार दिए हैं। बेटी के साथ माँ ने अपने सुख दुख को बांटा है। बेटी हमेशा माँ की परछाई बनकर उसके साथ रही है और उसे कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। अब विवाह के पश्चात जब वह माँ से अलग हो रही है तो माँ की जो अंतर्वेदना है, पीड़ा है, बहुत ही स्वाभाविक और वास्तविक है। लड़की अभी सयानी नहीं थी,
अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। लड़की बहुत बड़ी नहीं है, पूरी समझदार नहीं है, भोली भाली और सरल है, दुनियादारी से पूरी तरह परिचित नहीं है। वह अभी तक माँ के स्नेह रूपी छत्र छाया में रहकर हमेशा सुखों को ही जाना है। माँ की परछाई बन दुखों से पूरी तरह अनजान है, क्योंकि माँ अपने होते हुए अपनी बेटी को क्या, किसी भी बच्चे को कभी दुखों का सामना नहीं करने देती है। इसलिए सुखों का आभास तो उसे था, लेकिन दुख क्या होते हैं उसने सही से जाना नहीं है। तो वह अपने जीवन में आने वाले दुखों को कैसे सहन करेगी, उसका सामना कैसे कर पाएगी, इस बात से वह बिल्कुल अपरिचित है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, अर्थात धुंधले प्रकाश में जिस प्रकार सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार उसे भी दुनियादारी की समझ पूरी नहीं थी। वह कुछ चीज़ों को जान रही थी जिसमें उसने सिर्फ सुख और सुख ही देखे थे, और कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। तुकों जहाँ पर स्पष्ट रूप से हमारी कोई जानकारी नहीं होती है और हम ऐसा होगा वैसा होगा मन में अपने अनुसार सोच लेते हैं, और लयबद्ध पंक्तियाँ लय जो एक सुर में एक ताल में जो चीज़ें चलती रही है उसकी है वह पाठिका थी। अर्थात अभी तक वह जिस जीवन को उस बेटी ने जिया है उसमें एक समान सुखों की ही आवृत्ति आती रही है। अगर थोड़े बहुत दुख आए भी हैं तो माँ ने उसे आगे बढ़कर थाम लिया है। तो इस लयबद्ध पंक्तियों का आशय सुखों से है। इस तरह जब उसकी शादी हो रही है तो उसे वो सुख दिखाई दे रहे हैं जिसमें उसे नए नए जेवर मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे, उसकी बारात आएगी या ससुराल जाएगी। इन चीज़ों को वह देख पा रही है, परंतु विवाह के पश्चात, शादी के बाद जो समाज में जिस तरह लड़कियों को झेलने पड़ते हैं, उस पर अत्याचार, प्रताड़ना, शोषण आदि जैसे भी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इन सब चीज़ों से वह बिल्कुल अनजान सी है। कविता के इस खंड में माँ ने अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त किया है, इसके आधार पर विवाहित जीवन में आने वाली कठिनाइयों के प्रति अपनी बेटी को सचेत कर रही है, ताकि उसकी बेटी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर एक अच्छा जीवन जी सके। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। जब किसी लड़की की शादी होती है तो वह नए नए गहने कपड़ों में श्रृंगार कर बहुत ही सुंदर लगती है। शादी के बाद उसका एक नया रूप निखर कर सामने आता है, जो उस लड़की ने पहले अपने आप के लिए कभी नहीं देखा है। इसलिए वह अपने ही रूप पर इतनी मोहित हो जाती है कि उसे अन्य चीज़ें बहुत छोटी दिखाई देती हैं, गौण दिखाई देती हैं। इसलिए माँ उसे समझाती है कि अपने रूप पर रीझकर अपने आप में मत खोई रहना। यह रूप अस्थायी है। हर हाल में अपने सम्मान को प्राथमिकता देते हुए अपने अधिकारों की रक्षा करना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कभी कभी क्या होता है कि ससुराल में लड़कियों पर अत्याचार, शोषण और प्रताड़ना जैसे मामले सामने आते हैं, तब वह उसका विरोध नहीं कर पाती है और तंग आकर खुद को आग में जलाकर आत्महत्या कर लेती है। माँ यहाँ यह सीख दे रही है, किसी भी प्रकार का अत्याचार हो उसका विरोध करना है तुम्हें। जलकर आत्महत्या करने की कभी सोचना भी मत, क्योंकि आग जो है वो रोटियां सेकने के लिए है, भोजन बनाने के लिए है, लोगों का पेट भरने के लिए है, जलकर मरने के लिए नहीं। यहाँ दहेज प्रथा के विरोध का स्वर भी है इस कविता की इन पंक्तियों में। दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाने पर लड़कियों द्वारा आत्महत्या कर लेने जैसे मामले अक्सर सामने आते हैं। तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि विवाहित स्त्रियों को अत्याचार का विरोध कर नए मूल्य स्थापित करने की प्रेरणा दे रहे हैं। वस्त्र आभूषण है शाब्दिक भ्रमों की तरह, बंधन है स्त्री जीवन के। स्त्री का श्रृंगार उसके सुखी होने का प्रतीक माना जाता है, पर यह तो ऊपरी चमक है जो सच्चाई से हमें दूर रखती है।
शाब्दिक भ्रम अर्थात मीठी मीठी बातें करके किसी का शोषण कर लेना। एक कहावत भी है कि मुँह में राम और बगल में छुरी, तो कथनी और करनी में अंतर होता है। अच्छे अच्छे कपड़े और गहनों को पाने के लालच में अपना अस्तित्व दांव पर मत लगा देना। ज़रूरतें पूरी हो जाने पर खुद से समझौता मत कर लेना, ऐसा माँ समझा रही है। वह कहती है अगर ऐसा होगा तब तो तुम जीवन की सच्चाइयों से कभी सामना ही नहीं कर पाओगी, और जीवन की सच्चाई को जब नहीं समझ पाओगी तो अपने अधिकारों की रक्षा, अपने सम्मान की रक्षा कैसे कर पाओगी। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। माँ कहती है लड़की होना अर्थात लड़कियों के सारे सद्गुण, जिसमें लोगों का आदर, उनका मान सम्मान, उनकी सेवा, उनका सहयोग, सबके प्रति सहानुभूति, जो कुछ भी है तुम है उनके लिए हर चीज़ों का ख्याल रखना, पर उस लड़की की तरह मत दिखाई दे देना जो निर्बल है, कमज़ोर, प्रताड़िता एवं शोषित होकर या तो पूरी ज़िंदगी इसी अत्याचार और शोषण के साथ जीने को तैयार हो जाती हैं, या फिर आत्महत्या कर इन सब से मुक्ति पा लेती हैं। कवि के अनुसार नारी सौंदर्य की प्रतिमूर्ति है कि कोमल भावना से ऊपर उठकर उसे ऐसे आदर्श स्थापित करने हैं जिससे समाज में पल रही शारीरिक या अनुसी भावनाएं तो नष्ट हो ही जाएं, उसके साथ साथ उन पर अत्याचार और शोषण करने की कोई सोच भी ना पाए, क्योंकि नारी शक्ति से परिपूर्ण है एवं सृष्टि की जननी है। धन्यवाद।